फंडामेंटल के बारे में। तीसरी क्लास है जो बिगनर्स के लिए होने वाली है, जिसमें आप फंडामेंटल एकदम जीरो लेवल से समझोगे। क्या होता है, किसी को पी रेशियो ही पता नहीं होते, पी रेशियो कैसे समझना चाहिए, पी रेशियो निकालना कैसे चाहिए, किसी को बुक वैल्यू ही नहीं पता रहती है। क्या पता रहती है कि बुक वैल्यू इतना है, कितना कम होना चाहिए तो हमारे लिए वेस्ट होगा, हमारी जो डेट टू इक्विटी है कितना कम होना चाहिए तो हमारे लिए सही होगा। ये सारी चीजें नहीं पता रहती। ये तो लिखी होती है कि डेट टू इक्विटी इतना % है या इतना पॉइंट में है, ये सारी चीजें तो सभी को दिखता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई है ना आईपीओ आती है और आपको बताया जाता है, हम खुद एनालिसिस किए हुए हैं कि हाँ डेट टू इक्विटी इतना है, पी रेशियो इतना है, बुक वैल्यू इतना है, तो आपको ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिखता है। लेकिन आपको ये तो नहीं समझ में आता है ना कि हाँ मुझे कितना कम होना चाहिए तो हमारे लिए सही है, कितना ज्यादा होना चाहिए तो हमारे लिए खराब है, कि हम वहां पे है ना अपना जो पैसा लगाना चाहते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे मेन मुद्दा होता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो और ज्यादा है ना आपको रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि आप पैसा एक दिन 2 दिन के लिए नहीं कर रहे हो। टेक्निकल में क्या है कि आप आज रिसर्च किए, आज अपना पैसा लगाए और आज ही आप ट्रेड करके निकल गए, या 1 से 2 मंथ। लेकिन जब आप फंडामेंटली चेक करते हो तो आप है ना लॉन्ग टर्म के विजन से चेक करते हो। वहां पे इसलिए आपको जरूरी है क्योंकि जब आपका पैसा सेफ नहीं रहेगा तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जो रिटर्न्स जोड़ के रखे हुए वो रिटर्न्स तो नहीं आएंगे, ऑलरेडी जो पैसा आप लगाए वो भी आपका लॉस में चला जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिएगा, एक पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, स्किप करते हैं, जो पॉइंट उनको अच्छा लगा वो देखते हैं। अच्छी बात है आप वो देखते हो, लेकिन पूरी देखो, ज्यादा लॉन्ग वीडियो तो होने वाली नहीं है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ही कीजिएगा। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर फंडामेंटली आप किसी भी कंपनी को जजमेंट दे रहे हो तो आप अपना एरिया के सबसे बड़ी कंपनी को ही ले लो। तो उस कंपनी का सबसे पहले आप इंडस्ट्री चेक करते हो, यानी कंपनी का बिजनेस चेक करते हो। बिजनेस का मतलब इंडस्ट्री माने किस इंडस्ट्री से आता है। जैसे हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फिर से मेटल्स यानी कि फार्मा, और भी सारे बहुत सारी है। तो वो किस सेक्टर से आती है, ये सबसे पहले आपको देखना है कि वो कौन से सेक्टर से आते हैं। आईटी सेक्टर से आते हैं तो आप आईटी वहां पे लिखो। फिर आप क्या करो, उसकी बिजनेस क्या है। आईटी में भी बहुत सारी बिजनेस होती है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बिजनेस से रिलेट कर रहे हो। आईटी में एक ही बिजनेस होती है, डिफरेंट काम होते हैं उसमें भी। फिर उस बिजनेस को लिखो कि वो बिजनेस क्या है। फिर आपका दूसरा के बाद तीसरा, उसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि आपके क्षेत्र में अगर क्लोथ का बिजनेस चल रहा है और भी बहुत अच्छा चल रहा है तो आप चेक करोगे कि क्लोथ का इसका बिजनेस क्यों चला है। हाँ ये तो है कि जो कपड़ा है सभी के लिए जरूरी है और सभी उसको लेते भी है, लेकिन अगर वो ब्रांड का कोई कपड़ा ले रहा है तो उसमें क्या वैल्यू क्रिएट करके दे रहा है, उसकी मार्केटिंग क्या है, उसकी जो है ना सेलिंग प्राइस क्या है, कुछ ज्यादा तो नहीं है, उसका सेल प्रॉफिट में ही या लॉस में है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं वैल्यू तो है, इसका बिजनेस चल रहा है। नहीं, उसके डीप में जाइए। क्या होता है, बिजनेस चलाने वाले के डीप में जाइए, क्योंकि अब अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, हाँ एक तरह से आप भी एक बिजनेस स्टार्ट करो, किसी के बिजनेस में पैसे लगा रहे हो तो आपका भी एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका वो बिजनेस में जिसमें पैसे लगा रहे हो वो सही ही नहीं तो आपका पैसा कहाँ से बनेगा। तो वैल्यू सबसे पहले देखिए। अगर आप छोड़िए कपड़े का तो सभी को जरूरत रहता है, बहुत सारी कंपनी है। जैसे आप एक नॉर्मल सा जो आपको सही लगे उसको आप लीजिए। तो आप वहां पे देखिए कि उसकी कंपनी में, जैसे आप है ना कपड़ा में ही ले लो तो आपका देखते हो कि बहुत सारी कंपनियां हैं कपड़े में भी, लेकिन आपके एरिया में वो कपड़ा क्यों बिक रहा है। जैसे जूडियो हो गया, जूडियो हर चीज बेचता है, ऐसा नहीं कि एक क्लोथ ही बेचता है, लेकिन उनका जो कपड़ा है वो अच्छा खासा बिक रहा है। वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या देख रहा है, क्या फैशन को ट्रेंड दे रहा है, या वो है ना कपड़ा के क्वालिटी को अच्छा दे रहा है, या वो क्या दे रहा है। सबसे पहली बात तो आपको ये सारी चीजें चेकआउट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चेकआउट करते हो, आप सिर्फ ऊपरे ऊपरे देखते हो कि हाँ उसका बिजनेस अच्छा है और आप वहां पे पैसे लगाते हो, तो वहीं पे आपका गड़बड़ हो जाता है। तो उसको वैल्यू को सबसे पहले देखिए। फिर आप देखिए कि जो स्टॉक माने कि जिस इंडस्ट्री में हम पैसे लगा रहे हैं उस स्टॉक का नाम क्या है। इंडस्ट्री में स्टॉक इंडस्ट्री यानी कि स्टॉक
माने कि आप जब देखते हो ना कि जूडियो, तो आप जूडियो से सर्च करोगे तो सभी का सेम स्टॉक से नाम नहीं रहता है कि आप सोचोगे कि हम रिलायंस सर्च कर लिए और रिलायंस से सारा, रिलायंस पावर है, रिलायंस इंडस्ट्री है, बहुत सारी है, तो आप उस तरह से फिर सर्च करोगे, फिर देखोगे उसकी कंपटीटर कौन है। बहुत सारे पर्सन कंपटीटर पे ध्यान नहीं देते, आपके लिए भी कंपटीटर उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इनका 5,000 करोड़ का कंपनी हुआ, यानी कि स्मॉल कैप इनका बिजनेस हुआ, तो एक बार में इनका कंपटीटर उनसे लार्ज हुआ तो एक बार में इनका कंपनी को टेक ओवर कर लेगा। टेक ओवर करने के बाद आपका पैसा भी गया, लॉन्ग टर्म तो छोड़िए, शॉर्ट टर्म में भी नहीं टिकने वाला। इसलिए आपको कंपटीटर को जरूर चेक करना चाहिए कि अगर जूडियो बेच रहा है तो जो है ना और भी कंपनी है जो बेच रही है उसका कैसा है, उनका जो है ना जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रमोटर कितने हिस्सेदारी लिए हुए हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे। बट आप ये समझ लो कि कंपटीटर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन में ही होता है कोई अपना है ना छोटा सा बिजनेस को एकदम अपर लेवल पर ले जाता है, और कंपटीटर की वजह से भी होता है कि आपका बड़ा बिजनेस भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो टेक ओवर करने का पावर रखता है। तो आप देखो जो आपका बिजनेस का है ना जो ऑनर है वो कितना ताकतवर है, कितना मजबूत है। सबसे पहली बात, अगर आप नहीं चेक करते हो, आप देखते हो कि वो ऑलरेडी बीमार है, जैसे आपको हम एग्जाम्पल पे दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे, एक गलत होगा, इसलिए आप एग्जाम्पल मत लो, आप सिर्फ चेक करो कि कौन सा कंपटीटर है। जैसे रिलायंस का ही देख लो कि रिलायंस का कंपटीटर कौन है, रिलायंस पावर, यानी कि बहुत सारी है, टाटा पावर। तो ये सारी चीजें आप चेक करो कि हाँ कौन सा है और कौन चला रहा है, कि उनका एजुकेशन कैसा है, वो अभी तो चल रहा है, फ्यूचर में जाके जब हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल में इनका सिचुएशन कैसा होने वाला है। हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि अभी तो ये ऊपर 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 जा रहा है तो कल होके ऊपर जाएगा। आपको फंडामेंटली भी यही बताया जाता है कि आज आप इन्वेस्ट करो और कल जाके है ना आपका तो है ना लॉन्ग टर्म में पक्का प्रॉफिट ही होगा। बट प्रॉफिट कहाँ पे होता है, जहाँ पे कंपनी अच्छा होता है, ना कि वहां पे जहाँ पे वैल्यू ही नहीं क्रिएट हो रहा है। जो वो सामान प्रोवाइड करे, जो सर्विस प्रोवाइड करे, वो है ना उनको जरूरत ही नहीं है। जैसे एआई जो कंपनी है, उनमें अगर आज कोई पैसा लगाएगा लॉन्ग टर्म के लिए तो आगे जाके उनका पैसा बहुत अच्छा खासा बनेगा। लेकिन वही कोई कागज पत्तर में लगाएगा कि हाँ पेन्स में ये में, तो वो कंपनी नहीं जाएगा। फिर अब बोलिएगा कि वो लिखा लिखा जाता है, स्टूडेंट उसको कर, लेकिन जो अब चल रहा है ट्रेंड में वही तो सबसे ज्यादा चलेगा ना, उसका वैल्यू अब बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, आईटी सेक्टर यूज होता है, तो उस पे आप ज्यादा पैसे लगा। आप लगाने से पहले ये भी देखो कि वो आईटी सेक्टर में बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसमें कौन सा टॉप पे है, टॉप पे होने का वजह क्या है, डाउन पे होने का वजह क्या है, ये सारी चीजें चेक किया जाता है। अगर आपको चेक करने का जगह नहीं पता है तो हम बता दें, screener.com पे आप जाके चेक कर सकते हो। गूगल पे लिखो screener.com, वहां पे पूरा आपको क्लियर दिखेगा कि क्या क्या है। अब हम आपको चेक करने का तरीका बता रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चेक करना चाहिए। लेकिन अब ये नहीं समझ में आता है बहुत सारे पर्सन को कि पे रेशियो कितना कम होना चाहिए तो हमारे लिए वेस्ट है, बुक वैल्यू कितना कम या ज्यादा होना चाहिए तो हमारे लिए वेस्ट है। डेट टू इक्विटी होता है, सभी कंपनी पे होता है, लेकिन कितना कम होना चाहिए तो हमारे लिए वेस्ट है, हम पैसा लगाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए उस पे बात करते हैं। तो मार्केट कैप, जो पूरी पूंजी लगी रहती है, यानी पूरी कंपनी का जो पैसा होता है उसे मार्केट कैप कहा जाता है। अगर आपको कोई कंपनी खरीदनी हो, 5,000 करोड़ उनका मार्केट कैप है या 10,000 करोड़ उनका मार्केट कैप है, तो आपको 10,000 करोड़ वहां खरीदने के लिए लगाना पड़ेगा, तो आप उनका उस कंपनी का मालिक हो जाओगे। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी कितना बड़ा है। अगर आपका कंपनी बहुत ज्यादा छोटा है, जैसे कि 1,000 करोड़ से बीच का है, माने कि 1,000 करोड़ से नीचे है, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्मॉल कैप में आता है। 1,000 से लेकर 2,000 करोड़ के बीच में है तो उसका मतलब वो मिड कैप में आता है। तो इस तरह से आप चेक कीजिए। हाँ आपको है ना जो स्मॉल कैप वाले हैं वो आपको रिटर्न्स अच्छा देंगे, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है, ये भी देख लीजिएगा। दूसरी, अगर आप मिड कैप में जाते हो तो बराबर बराबर रहती है। अगर आप लार्ज कैप में जाते हो तो आपको रिस्क तो कम हो जाती है लेकिन रिटर्न्स उतना ज्यादा नहीं मिलता है। तो आप अगर न्यू हो, आपको रिसर्च करने नहीं आता, तो आप कंपनी को देखो कि 50,000 करोड़ से ज्यादा का कंपनी होना चाहिए। ये नहीं कि ये है कि 100 करोड़ इतना का हो गया तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर दो, नहीं।
ये सारी चीजें चेक किया कीजिए, तो उससे आप कंपनी को टेक ओवर कर सकते हो। दूसरी होती है पी रेशियो। पी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे, बट वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा। पी रेशियो क्या होता है, टोटल शेयर प्राइस, यानी कि अगर अभी जो टोटल शेयर प्राइस, ये मत समझिएगा कि टोटल शेयर प्राइस यानी कि अभी का, जैसे अभी अगर कोई शेयर का एसबीआई का ले लीजिए, एसबीआई का शेयर का ले लीजिए कि अगर वो 600 रुपये अभी चल रहा है, तो अभी का प्राइस यानी एट अ टाइम आज का प्राइस जो ट्रेड हो रहा है, और ईपीएस, ईपीएस को चेक कीजिए और दोनों का जो है ना डिवाइडेड करिएगा तो जो निकलेगा वो होता है पी रेशियो। अब बताते हैं 30 माने कि पी रेशियो कितना होना चाहिए, कम से कम, यानी कि कम कितना होना चाहिए। क्या बताते हैं कि आपको कम बेसी भी बताएंगे कि कितना कम होना चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट है। अगर पी रेशियो 10 से कम है, 10 से कम है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे ही पी रेशियो 10 से ज्यादा होता है तो उतना वो 600 रुपये है, तो 600 रुपये प्लस डिवाइडेड बाई ईपीएस। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे कि पी रेशियो 30 रुपया है, अभी इसका 30 रुपये है, लगाना पड़ेगा आपको 1 रुपये कमाने के लिए आपको 30 रुपया लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको यहाँ से 1 रुपये कमाने हैं तो आपको 30 रुपया लगाना पड़ेगा। वहीं 10 रुपया रहता तो आप है ना 10 रुपये लगा के 1 रुपया कमा सकते थे। यानी कि पी रेशियो जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो पी रेशियो आपको पता चल गया होगा कि जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, यानी 10 से कम होना चाहिए पी रेशियो। दूसरी पीवी रेशियो, कंपनी बंद होने पर आपको एक शेयर का बदले कितना रुपया मिलेगा, बुक वैल्यू पर निर्भर करता है। यानी कि अगर कोई कंपनी आज बंद हो रही है तो उसका जो शेयर का प्राइस अभी चल रहा है, यानी कि आप 600 रुपये लगाए किसी शेयर का प्राइस और अभी वो बंद हो गया, तो आपको कितना पैसा मिलेगा। क्या होता है कि सभी को ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर बाई चांस कोई कंपनी आप है ना मिड कैप में लगा दिए, स्मॉल कैप में लगा दिए और आप नहीं चेक करो कि बुक वैल्यू उसका क्या है, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा। तो कंपनी अगर बंद हो रही है तो उसका बुक वैल्यू जितना है ना उतना आपको मिलेगा। यानी कि अगर वो 500 रुपए की अभी शेयर प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और वो कंपनी बंद हो गई, या उनका जो बुक वैल्यू है वो 375 है, तो आपको 375 रुपए मिलेंगे, ना कि आपको 500 रुपए मिलेंगे। यानी कि एक शेयर का अगर आप है ना 10 शेयर लिए हुए हैं तो आपको 10 शेयर का भी 375 रुपया मिलेगा, माने एक शेयर का। यानी कि गुना कर दीजिए इसमें 10 से, तो आपका जो निकलेगा उतना रुपया आपको 10 शेयर का मिलेगा। तो उसी तरह से काम होता है। ये मत सोचिएगा कि अगर अभी कंपनी बंद हो गई तो आपको 500 रुपये मिलेंगे, 500 नहीं मिलेंगे आपको, है ना जितना बुक वैल्यू लिखा होगा उतना ही आपको मिलेगा। वहां पे क्या कीजिए, बुक वैल्यू पीवी बराबर प्राइस डिवाइडेड बाय 500 बटे 375, यानी कि 1.54% निकलेगा, यानी कि इतना रुपया आपको मिलेगा। यानी कि आप है ना निकालोगे यानी कि परसेंटेज से, तो आपको इतना रुपया मिलेगा। दूसरी क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट, कि कंपनी क्या कर रही है कि कर्ज में तो नहीं है। ऐसा होता है कि हम ये भी नहीं चेक करते कि कर्ज में या नहीं है, और कर्ज में अगर चेक कर लेते हैं कि इतना परसेंट तो कर्ज में है, तो हमको ये भी नहीं पता होता कितना कम होना चाहिए तो हमको ले सही है, ये भी हमको नहीं पता होता है। तो सबसे पहले डेट रेशियो क्या होता है, कंपनी कितना उधार में है, यानी कि कितना कर्ज में है। यहाँ पे कर्ज भी आप लिख सकते हैं, कंपनी कितना कर्ज में। इक्विटी होल्डर, कंपनी के मालिक पे, यानी कि सबसे पहली बात होती है कि कंपनी के मालिक पे कितना कर्ज है ऑलरेडी, ये चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, चेक नहीं करते और सीधे पैसे लगाते जाते। अगर कोई कंपनी है ना 100 रुपये की है और वो 110 रुपये कर्ज में ही है, यानी कि एक्स्ट्रा कर्ज ले ली हुई है, तो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में चलेगी, नहीं चलेगी। तो इसलिए आप ये मत देखिएगा कि हाँ वो तो कर्ज में ही है, क्या हो गया, सभी कंपनी कर्ज में रहती है। तो आप ये भी चेक करो कि कंपनी का जो मार्केट माने कि जो मार्केट कैप है वो कितना है और वो जो कर्ज में है वो कितना है। वो पॉइंट में आता है, तो पॉइंट में आप चेक कर सकते हैं। 0.5 से अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर वो 0 पॉइंट है ना 55 भी है
तब भी ठीक है, बट आप है ना कभी भी चेक करना 0 पॉइंट कम से हो तो अच्छी रहती है, लेकिन उतना कम रहता नहीं है। अभी फिलहाल में एक आईपीओ आई थी, उसका था इतना कम, तो इसलिए बहुत अच्छी रहती है कि आप है ना इतना चेक कर लिया करो। बहुत सारे पर्सन का, बहुत सारी कंपनी का इतना रहेगा 1.59, यानी कि जितना कि वो कंपनी नहीं है उससे ज्यादा के उनके ऊपर उधारी है। तो इसलिए आप ये सारी चीजें जरूर से जरूर चेक कीजिए। बहुत सारे पर्सन इसको चेक नहीं करते, और चेक करते थे इनको पता नहीं रहता कितना कम रहना चाहिए कितना ज्यादा रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर नहीं क्लियर हुई होगी पॉइंट तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आप बताएंगे इसमें प्रमोटिंग क्या है, वो FIA-DIA क्या होता है, ये सारी चीजें भी पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कि क्या होता है। कंपनी तो चल रही है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस चल रही है, लेकिन क्या होता है जब कंपनी है ना धीरे 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 डाउन पे जाती है, तो कंपनी के जो ओनर होते हैं उनको ये पता जरूर चल जाती है कि हाँ ये जो कंपनी है वो आगे ग्रोथ लेवल पे जाने वाली है या डाउन लेवल पे। इसलिए वो है ना प्रमोटर उसी को कहा जाता है जो कंपनी के जो ओनर होते हैं वो चलाते हैं उन्हीं। तो वो उसमें कितना परसेंट के हिस्सेदारी लिए हुए हैं नहीं लिए हुए हैं वो देखना पड़ता है। अगर वो कम है तो इसका मतलब कि कंपनी आगे चल के ग्रोथ लेवल पे नहीं जाने वाला है और वो धीरे धीरे अपना पैसा निकाल रहे हैं। दूसरी, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है अगर उसमें नहीं है, क्या होता है कि वो भी नहीं है उसमें, तो वहां पे भी पता चल जाता है कि कंपनी अब धीरे धीरे कम होने वाली। अगर प्रमोटर कम हो जाएंगे तो क्या लगता है कि कंपनी आगे बढ़ेगी। सिर्फ रिटेलर्स ही हो या जो प्रमोटर ना हो तो क्या लगता है कि वो कंपनी चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं, वो है ना चलने उलने वाली नहीं है, ये बात आप जान जाइए। दूसरी बात है म्यूचुअल फंड। आपको ये भी बताया था कि जो पैसे हमसे लिया जाता है म्यूचुअल फंड के लिए वो भी स्टॉक मार्केट में ही लगता है। तो म्यूचुअल फंड वाले कितना परसेंट है, FIA-DIA का भी है ना कोई रोल है उस कंपनी में या नहीं है? क्योंकि FIA-DIA के कारण ही जो पिछले जो हो रही है क्या मार्केट अप्स डाउन्स जो चल रही है और अभी डाउन से चल रही है वो इसी कारण से हो रही है। तो हमें ये सारी चीजें क्यों चेक करना चाहिए? क्योंकि अगर प्रमोटर नहीं है तो इसका मतलब कंपनी डाउन जाने वाली है। ये सारी चीजें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सारी चीजें कोई कंपनी में नहीं है, यानी 4 पॉइंट में अगर कोई भी पॉइंट मिस है तो इसका मतलब वो कंपनी जो कितना भी बड़ा हो, वो लार्ज कैप का हो या मिड कैप का हो या स्मॉल कैप का हो, आप देखना अगर लार्ज कैप की कंपनी है कोई तो वो कंपनी चलने वाली है, तभी वो कंपनी में आपको दिख रहा है। अगर वो मिड कैप का कोई कंपनी है यानी मिड कैप का है तो वो भी देखना कि उसमें भी कुछ ना कुछ परसेंटेज है। अब ये नहीं कि कुछ परसेंट का मतलब है कि 2% हो, ये भी नहीं। ये कम से कम है ना आपको दिखना चाहिए कि है ना 60% होना चाहिए, तभी अच्छा है। अगर वो 50% भी है तब भी अच्छा है, लेकिन अगर वो दिखे कि अगर 10% और 5% प्रमोटर है तो ये अच्छी चीजें नहीं है। आप सोचोगे कि हाँ प्रमोटर है, आप यहाँ पे भी चेक कर लो कि 2% ये भी है, 2% ये भी है, 2% ये भी है, तो ये अच्छी चीज है? बिल्कुल भी अच्छी चीजें नहीं है। कम से कम इनका भी है ना डिवाइडेड 15%, 20% ऐसे होना चाहिए। सभी का हिस्सेदारी इतना होना चाहिए, तभी लगेगा कि हाँ जो है ना इसमें जो क्या कहा जाता है कि इसमें रिटेलर्स भी अपना जो काम कर रहे हैं कि बेचना खरीदना वो चल रहा है। क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, वो स्थिर हो जाती है। आप 2 साल के लिए पैसे लगा रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए, अगर ये 2 साल में इनका कोई है ना एक्टिविटी ही नहीं हुआ तो क्या होगा कि जहाँ के तहाँ प्राइस रहेगा, और धीरे धीरे है ना जो सेल आउट करने वाले पर्सन है, रिटेलर है, वो सेल करेंगे तो धीरे धीरे जो है ना बढ़ने की जगह घटने लगेगा। तो ये सारी चीजें चेक करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। बैलेंस शीट से चेक करना चाहिए। क्या होता है बैलेंस शीट? यानी अर्निंग रेवेन्यू और टोटल एसेट्स, यानी कि रेवेन्यू कितना कर रहे हैं और टोटल एसेट कितना है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट और टोटल लायबिलिटी, यानी कि अगर उनका टोटल एसेट है ना बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ है ना लायबिलिटी भी बढ़ रही है तो वो गलत बात है। अगर नेट टू प्रॉफिट बढ़ रहा है और आप सोचोगे कि है ना लायबिलिटी भी बढ़ रही है तो वो भी अच्छी पॉइंट नहीं है।
आप बताते हैं नेट प्रॉफिट क्या होता है कि आपका जो है ना टैक्स दुनिया जमाना जो होता है टैक्स देना, उसके बाद है ना कितना का माल बिका, उसमें से जो पैसा यानी सारा चीज काट छाट के नेट प्रॉफिट निकलता है कि इतना इस मंथ में हमें ना सारा चीज करके इतना मेरा प्रॉफिट हुआ है, उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और दूसरा टोटल लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में है ना, आप है ना कोई मशीन चला रहे हो, उसकी बिजली ये सारी चीजें, उसमें से अगर आपका प्रॉफिट निकल रहा है तब आप है ना प्रॉफिट में है। अगर आपका है ना दोनों इक्वल इक्वल चल रहा है तो आप वो प्रॉफिट में नहीं है, जितना आप कमा रहे हो उतना आपका जा रहा है। अगर ये है कि आपके ऊपर लायबिलिटी है और लायबिलिटी है ना धीरे धीरे आपका घट रहा है, घटते क्रम में, तब वो सही है। लेकिन अगर आपका लायबिलिटी भी घट रहा है और आपका प्रॉफिट भी घट रहा है तो वहां पे आपका गलत है, क्योंकि साथ में आप है ना लायबिलिटी घटाने के चक्कर में आपका प्रॉफिट आपके जेब में नहीं आ रहा है, तब वो कंपनी क्या कर रही है, वो लॉस में जाएगी। तो ये सारी चीजें जरूरी है। और कैश फ्लो भी देखना चाहिए कि उनके कंपनी में कैश फ्लो कैसा है, यानी पैसा आते रहता है या नहीं। वो तो हो गया कि नेट प्रॉफिट 3 मंथ 4 मंथ पे निकलता है, लेकिन कैश फ्लो का मतलब है कि कोई एक्टिविटी हो रही है नहीं, कैश आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें इसलिए चेक करना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ये नहीं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। शॉर्ट टर्म में तो अभी कोई भी कैसा भी कंपनी थोड़ा नुकसान देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक है ना आपका उम्मीद रहता है, दूसरी आपकी है ना ये रहती है कि आप लॉन्ग टर्म में इतना परसेंटेज सोच के रखते हैं और बाद में जीरो हो जाए तो वो बहुत खराब लगता है। तो इतना चीज चेक करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज पे जाना है, screener.com पे आप जाके ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं, या आप किसी भी ब्रोकर के है ना ऐप को, डीमेट अकाउंट को यूज करते हैं, एंजल का यूज करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। आप देखिएगा नीचे में आपको दिखेगा कि आपको है ना सारी चीजें का इंफॉर्मेशन दी होगी, फंडामेंटली भी आपको बताया होगा कि ये कंपनी ऐसी है वैसी है, सारी चीजें आपको बताई रहती है, आपके पढ़ने पे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको डीप में चेक करना है पीई रेशियो कितना है, सारी चीजें कितनी है, तो आप screener.com पे जाइए और सारी चीजें चेक कीजिए कि इनका नेट टू प्रॉफिट क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, वो सारी चीजें आपको दिख जाएगी। अगर वो निगेटिव में है तो आपके लिए अच्छा नहीं है, और बराबर में भी है तब भी आपके लिए अच्छा नहीं है। हाँ वो धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है तब अच्छी है आपके लिए। तो सारी चीजें चेक करके ही पैसा लगाइएगा। अगर इससे फंडामेंटल के आपको है ना एक एक पॉइंट का है ना आपको एक्सप्लेन करके चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये आपकी है ना बेसिक थी, अगर एडवांस में आपको चाहिए फंडामेंटली तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको इस पे फंडामेंटल का पूरा आपको है ना डीप में जाके भी समझाया जाएगा। दूसरी, अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और एक है कि आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस की, एक है ना कैंडल स्टिक होती है जिसपे आप टेक्निकल एनालिसिस अगर नहीं करते हो तो आप है ना ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते हो। तो उसकी ई बुक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे भी जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ आपको एडवांस लेवल पे कैसे आपको है ना ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पर्सन को ये पता ही नहीं होता है। ओके।